Hello everyone, welcome to EduChats. So today we are going to discuss about the theories of learning in psychology. साइकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरीज, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, इन सब के जो थ्योरीज है उसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और इसको समझ के, सारे प्रिंसिपल्स को समझ के, कौन सा थ्योरी कैसे रिलेट करता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को कैसे डिवाइड करा गया है। तो किसी भी डिवीजन को हम किसी ना किसी आधार पर या फिर किसी ना किसी पर्सपेक्टिव पर, एस्पेक्ट या फिर डायमेंशन के आधार पर हम इसे डिवाइड करते हैं। वैसे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को उनके एजम्पशन के ऊपर डिवाइड करा गया है। जैसे कि कौन किसको मानता है, जैसे कि फर्स्ट डिवीजन है बिहेवियरिस्टिक का, जो लोग बिहेवियरिज्म पे बिलीव करते हैं, जो लोग बिलीव करते हैं ओवर्ट बिहेवियर पे, और इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो जेबी वॉटसन इसके फाउंडर है। कॉग्निटिविज्म कॉग्निशन पे बिलीव करता है, थिंकिंग प्रोसेस पर काम करता है, माइंड पर काम करता है। इसके फादर है उल्रिक रिचर्ड गत्सव नेस्सर। ठीक है, उल्रिक रिचर्ड गत्सव नेस्सर इनका नाम है। जेस्टल्ट साइकोलॉजी, ये किस पे बिलीव करते हैं? देखिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा इससे। जेस्टल्ट बिलीव करता है नॉट द पार्ट, नॉट द पार्ट बट द होल। होल सिस्टम जो काम करता है ये इंटर रिलेटेड होता है। होल बॉडी काम करने के लिए पूरा पार्ट, हर एक पार्ट काम करना चाहिए। किसी एक पार्ट काम करने से या ना करने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, यानी कि एक पार्ट से कुछ नहीं होता है। एज ए होल जो होता है वो इस पे बिलीव करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी इसको हम भी कहते हैं। इसके फादर है मैक्स वर्दिमर। देन आते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। जो स्टूडेंट होते हैं, दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज इन देयर माइंड। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन आता है, यानी कि जो चाइल्ड सेंट्रिक होता है। इसके फादर हैं जहाँ पियाजे। इसमें भी बहुत सारे डिवीजन हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, इस तरीके से। अब आएंगे ह्यूमनिस्ट। इन सब ने फोकस किया, किसी ने बिहेवियर पे, किसी ने कॉग्निशन पे, किसी ने होल टोटल बिहेवियर पे, और किसी ने कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे। लेकिन किसी ने इंसान को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, ह्यूमन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, ह्यूमन नीड को फोकस नहीं किया है, अपॉर्चुनिटीज को फोकस नहीं किया है, प्रॉब्लम्स को फोकस नहीं किया है। इसलिए ह्यूमनिज्म आता है, और ह्यूमनिज्म कहता है, इसका मानना है कि ह्यूमन नीड्स एंड डिजायर्स और इंटरेस्ट आर टू बी गिवन इंपॉर्टेंस। हमें इंसानों को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उसके नीड्स को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और इसको मानते हुए ह्यूमनिस्ट्री एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बना, जिसके फादर हैं कार्ल रॉजर्स। उसके बाद आते हैं साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस बहुत ही फेमस थ्योरी है, जिन्होंने कहा कि लिबिडो, जो सेक्सुअल ड्राइव के ऊपर पूरा आधारित है, इनका थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। ऐसे और भी बहुत सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, लेकिन जो एग्जाम में डिस्कस होता है, क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हीं साइकोलॉजिस्ट स्कूल्स में से आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है? क्लियर है? कुछ पूछना है? क्योंकि मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन करोगे साइकोलॉजी के, इसी के अंतर्गत आएगा, और जो भी थ्योरीज पढ़ोगे इसी के अंदर आएगा। और अगर आपको अभी से पता है इसके फादर कौन है और इसका काम है, मतलब हर एक स्कूल का स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके एजम्पशंस क्या है, अगर पता है, तो फिर आपको साइकोलॉजी में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, फिर आप समझ जाओगे। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर है? ये समझ में आ गया? अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर नहीं क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ आप कुछ क्वेश्चन करो, ताकि जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, बता दीजिए एक बार, आगे बढ़ेंगे। ओके, ग्रेट। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए, तो पहला थ्योरी हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिहेवियरिज्म से ही स्टार्ट करेंगे। तो पैवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पैवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अच्छा, इनको कौन नहीं जानता? इवान पैवलोव्स, इनको कौन नहीं जानता? और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर तो बहुत कुछ, मतलब हमने सीखा है ओवर द इयर्स। ठीक है, पहले आपने सिर्फ सीखा कि कैसे डॉग सलाइवेट करता है, धीरे धीरे आपने सीखा उसके मैकेनिज्म के बारे में, आपने धीरे धीरे एसआर कंडीशनिंग सीखा। ठीक है, तो ये जो पैवलोव्स थ्योरी है बहुत ही फेमस थ्योरी है। तो इवान पेट्रोविक पैवलोव, जो कि एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट है। याद रखिए, साइकोलॉजिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट में अंतर होता है। साइकोलॉजिस्ट तो साइकोलॉजी अध्ययन करता है, बिहेवियर का अध्ययन करता है। फिजियोलॉजिस्ट यानी डॉक्टर ही मान लीजिए, या फिर एक जो फिजिकल एजुकेशन, या फिर आप यूं कह सकते हो कि मेडिसिन स्पेशलिस्ट, या तो डॉक्टर। ठीक है, मतलब अभी डॉक्टर, मतलब वेटनरी डॉक्टर हो सकता है। ठीक है,
या फिर इंसानों का डॉक्टर हो सकता है। तो रशियन फिजियोलॉजिस्ट वो थे। ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, Pavlov and his associate were working in a lab at St. Petersburg on the digestive process of dogs. Pavlov और उनके एसोसिएट्स मिल करके कुत्ते का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पे वो लोग, एक लैब है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग पे, वहां पे स्टडी कर रहे थे। पैवलोव ने उस टाइम में स्टडी किया था द गैस्ट्रिक सिक्रेशन ऑफ डॉग्स बाय प्लेसिंग मीट पाउडर इन देयर माउथ एंड मेजरिंग द सलाइवा। इनका काम था कि नॉर्मल जो सलाइवा निकलता है, जो आपका लाल टपकता है, तो जो लाल जो है ना, वो लार जो आपका निकल के आता है उसको मेजर करते हैं नॉर्मली। और उसके बाद उसका जब हम मीट पाउडर उसके टोंग में डालते हैं, उसके मुंह में डालते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस आता है, यानी जो उनका सलाइवा सिक्रेट होता है उसका अमाउंट, मतलब नॉर्मली आपका सलाइवा जो आता है, और जब कोई बढ़िया सा पकवान आपके सामने खाना रखा जाता है तो जो सलाइवा सीक्रेट होता है, इन दोनों के बीच का उसको डिफरेंस निकालना था। इसलिए वो एक एक्सपेरिमेंट में वो क्या कर रहे थे, नॉर्मल सलाइवा मेजर कर रहे थे और मीट पाउडर देने के बाद उनका सलाइवा मेजर कर रहे थे कि क्या अंतर आ रहा है। फॉर द सेक ऑफ प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट, Pavlov had arranged to give signal of light or sound of bell just before placing the meat powder in the animal's mouth। यानी कि यहाँ पे मेजर करने के लिए पावलोव ने उसको और भी थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक सिग्नल लाइट या फिर साउंड ऑफ बेल इसको सेट कर दिया था, ताकि या तो लाइट लगेगा तो पता चलेगा, या तो साउंड होगा बेल का तो पता चलेगा कि खाना मिल रहा है। और उसके बाद एनिमल के माउथ में जो सलाइवा सीक्रेट होगा उसको मेजर करा जाएगा, यानी खाना देने से पहले और एक खाना देने के बाद कितना सलाइवा होता है, मतलब दोनों का अमाउंट सेम है या खाना खाने के बाद ज्यादा होता है, ये सब मेजर करने के लिए उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। However, after a few trials, unexpectedly the dog started salivating in anticipation of meat powder। यानी कि इस मतलब जो ट्रायल्स के बाद, कुछ ट्रायल्स के बाद अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि उन्हें नहीं पता था कि ऐसे होने वाला था। उन्हें क्या लगा, मतलब कि एक्सपेरिमेंट का ये था कि जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करोगे तो एक डॉग जो है वो भूखा है, उसका सलाइवा आप मेजर करोगे, उसके बाद उसको मीट पाउडर दोगे। मीट पाउडर खाने के बाद या फिर मीट पाउडर अपने टंग में लगने के बाद जो सलाइवा सीक्रेट होता है उसको हमें मेजर करना है कि ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हम जब मीट पाउडर लेके जा रहे हैं सिग्नल के बाद, यानी साउंड या फिर बेल देने के बाद, अगर डॉग मीट पाउडर मिलने की खुशी में, मिला नहीं अभी तक, अभी मिलेगा मुझे ये सोच के भी उसका लाल टपक रहा है और वो भी ज्यादा टपक रहा है, तो ये अनएक्सपेक्टेड था। कभी कभी अगर आपको कहा जाएगा कि इमली का अचार बनाया जाएगा, आम का अचार दिया जाएगा, ठीक है, या फिर मान लीजिए जो छोटे छोटे बेर होते हैं, ठीक है, तो उसके खट्टा खट्टा बनाया जाएगा, मतलब एक अचार बनाया जाएगा और आपको दिया जाएगा, तो आप देखो अभी बैठ के भी आपके मुंह में पानी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप मीट पाउडर मिलने की खुशी में या फिर मिलने की चाहत में, मिलेगा मुझे, अभी मीट पाउडर बेल बजा तो खाना मिलेगा, मीट पाउडर मिलेगा, इसके एंटिसिपेशन में वो अपना सलाइवा सीक्रेट कर रहा था। और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को और भी उन्होंने इन डेप्थ स्टडी किया। दस, its salivary response, which should come naturally only after the meat powder is given or touches the taste bud, started to be elicited on a natural or a neutral visual or auditory stimulus even before the meat powder was given। यानी कि मीट पाउडर देने के बाद जब उसके जीभ में, यानी जो व्हेन इट टचेस द टेस्ट बर्ड, हमारे टंग में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड यानी जब आपके टेस्ट बर्ड में कोई भी खाना जाके लगता है तब आपको टेस्ट पता चलता है। तो उन्हें ये लगा, मतलब उन्हें ये लगता था कि जब तक अपना खाना अपने टेस्ट बर्ड में नहीं टच करता है तब तक आप में कोई सलाइवरी रिस्पॉन्स नहीं होगा, कोई भी सलाइवा सीक्रेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखा गया सिर्फ एक बेल के वजह से, न्यूट्रल और ऑडिटरी यानी बेल या फिर लाइट के वजह से, वहां पे वो एंटिसिपेट कर रहा है कि अच्छा बेल बज गया तो अभी मुझे खाना मिलेगा, तो उसके चलते वो अपना सलाइवा सीक्रेट कर रहा था। ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से ही हैज गॉट द नोबेल प्राइज इन 1904 इन फिजियोलॉजी फॉर द स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उन्हें 1904 में फिजियोलॉजी, जिसको हम मेडिसिन भी कहते हैं, तो इसी फील्ड में उनको नोबेल प्राइज मिला था। दिस थ्योरी इज कॉल्ड, ठीक है, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग थ्योरी इसको कहा जाता है, क्योंकि पहले उसको स्टिमुलेट करा जाता है, देन स्टिमुलेट यानी अभी मीट पाउडर मिला उसके बाद उसे सलाइवेट वो कर रहा है।
पहले उसे स्टिमुलस मिल रहा है, उसके बाद वो सलाइवेट कर रहा है यानी रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए एसआर थ्योरी कहा जाता है। फोर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के मेजरली यही चार एलिमेंट्स होते हैं। सो फर्स्ट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस यूसीएस, द नेचुरल स्टिमुलस दैट एलिसिट अ नेचुरल रिस्पॉन्स, यानी कि जहां पे कोई कंडीशन नहीं है, बस स्टिमुलस दिया गया है। यहाँ पे स्टिमुलस था मीट पाउडर, ठीक है। मीट पाउडर इज द अनकंडीशनड स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी जो इनपुट हम जो दे रहे हैं मतलब उस डॉग को, वो है स्टिमुलस। अब कोई कंडीशन नहीं है, सीधा खाना दे रहे हैं, इसका मतलब कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। वैसे ही आप बिना मतलब के कुछ भी उसे कंडीशन किए हुए उसे खाना दे रहे हो, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस दे रहे हो, वो भी बिना कंडीशन का रिस्पॉन्स देगा, यूसीआर, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो नेचुरल रिस्पॉन्स एलिसिटेड टू द नेचुरल स्टिमुलस इन पावलोव एक्सपेरिमेंट द सलाइवेशन। जो सलाइवा सीक्रेट करता था, मतलब खाना, मीट पाउडर मिलने के बाद, मीट पाउडर मिला बिना किसी कंडीशन के यानी अनकंडीशन स्टिमुलस, तो रिस्पॉन्स भी बस मीट पाउडर को खाने के बाद या देखने के बाद उसे जब रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी जब वो उसका सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, वो है अनकंडीशन रिस्पॉन्स और यूसीआर। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, उसको खाना दिया गया इसलिए वो सलाइवेट कर रहा है, ये दोनों अनकंडीशन है। अभी तक इनका कंडीशनिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब आप यूं सोच लीजिए ये एक ट्रेनिंग है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। बचपन में आप जब सुबह यानी मॉर्निंग में स्कूल जाते हो, ठीक है, मान लीजिए आप स्कूल जाते हो 7 बजे, तो आपका जो अलार्म होता है, अलार्म आप देते हो 5:30 बजे, ठीक है। वो भी छोड़ दीजिए, अगर आप अभी की भी बात करें, अलार्म देते हो जब आप एग्जाम होता है, ठीक है। जब एग्जाम है तो एग्जाम के टाइम आप जब पढ़ते हो तो आप अलार्म देते हो कि अलार्म आपका बजेगा मान लीजिए 5:30 बजे। तो आप 5:30 बजे उठ के पढ़ते हो और 9 बजे एग्जाम जाते हो, ठीक है। या फिर अभी आपका एग्जाम आने वाला है तो आप 5 बजे डेली उठते हो और पढ़ते हो। डेली का ये अलार्म सिस्टम है। 2 महीना ऐसे आप अलार्म में उठोगे तो बेसिकली आपको नेचुरली जरूरत नहीं पड़ेगी फर्दर अलार्म की, आप अपने आप उठ जाओगे और बैठ के पढ़ाई करोगे। अब ये कंडीशन हो गया, एग्जाम हो गया खत्म। एग्जाम खत्म होने के बाद भी आप देखिएगा आपका डेली जो नींद है वो 5 बजे से पहले खुल जाएगी, क्योंकि आपका एक हैबिट फॉर्मेशन हो गया है और इसी को कहते हैं कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग सा हो गया था कि आपको डेली उठते उठते आपका हैबिट हो गया था। तो यही है कंडीशनिंग। जो अनकंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन रिस्पॉन्स, ये बिफोर कंडीशनिंग, किसी कंडीशन से पहले हम जिसने यहाँ पे खाना दिया और सलाइवा सीक्रेट हुआ, ये अनकंडीशन था, इसलिए यूसीएस एंड यूसीआर। अब आते हैं हम लोग कंडीशन पे। अब हमने खाने के साथ कोई कंडीशन, यहाँ पे फूड है और यहाँ पे सलाइवा है, इसके बीच में कोई नहीं था पहले अनकंडीशन और अनकंडीशन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। लेकिन अब हमने कर दिया, फूड तो देंगे, स्टिमुलस आई मीन सलाइवा तो सीक्रेट होगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि फूड दिया जाएगा, कंडीशन है बेल दिया जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है कि बेल दिया जाएगा, बेल के बाद ही आपको खाना मिलेगा। तो बेल दिया गया, फिर खाना दिया गया, तो सलाइवेट हुआ। ऐसे बेल, खाना, सलाइवेशन, बेल, खाना, सलाइवेशन, ऐसे बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद अब आते हैं हम लोग, जब कंडीशनिंग हो जाता है तो इसको कहते हैं कंडीशनड स्टिमुलस। यहाँ पे हमने कंडीशनिंग कर दिया। अब जब हम स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, द न्यूट्रल स्टिमुलस दैट डज नॉट नेचुरली एलिसिट द टारगेट रिस्पॉन्स बट मे डू सो आफ्टर बीइंग एसोसिएटेड विद द यूसीएस फॉर अ नंबर ऑफ टाइम। यहाँ पे यूसीएस कौन सा है, अनकंडीशनड स्टिमुलस कौन सा है, मीट पाउडर। मीट पाउडर को जब हम न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस कौन सा है, लाइट या साउंड, जो आप देते हो, लाइट या फिर बेल साउंड, ठीक है। बेल साउंड हो गया या फिर लाइट हो गया, ये आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस है। जब आप लाइट और बेल को यूसीएस यानी फूड के साथ मिला के देते हो, मतलब पहले लाइट या फिर बेल, उसके बाद खाना, बेल फिर खाना, बेल फिर खाना, ऐसे बार 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 अगर आप कंडीशनिंग करोगे तो वो कंडीशनड हो जाएगा स्टिमुलस। लाइट और साउंड का बेल वो हो जाता है हमारा कंडीशन स्टिमुलस, यानी बेल हो गया यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस। लेकिन पहले क्या था, ये अनकंडीशनड जगह पे क्या था, ये न्यूट्रल स्टिमुलस था। क्योंकि आप किसी भी डॉग के पास जाके बेल बजाओ या फिर लाइट लगाओ, कुछ होने वाला है क्या, नहीं होना, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसे नहीं पता ये क्या है। लेकिन बार बार अगर आप खाने के साथ उसे मैच करा के बेल खाना, तो उसे लगा कि शायद बेल ही खाना है, मतलब बेल देने से ही खाना आएगा, तो इसलिए ये कंडीशन स्टिमुलस हो गया। देन अगर उसे लगा कि आप जो बेल बजा रहे हो, मान लीजिए बहुत बार बेल बजाया खाना दिया, बेल बजाया खाना दिया, बेल बजाया खाना दिया, अब एक बार मैंने किया सिर्फ बेल बजाया, ठीक है, सिर्फ मुझे बेल बजाना है, तो क्या होगा, रिस्पॉन्स आएगा, सलाइवा सीक्रेट होगा,
तो यहाँ पे मैंने खाना नहीं दिया है, फिर भी सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि इट इज कंडीशन। सो कंडीशनड रिस्पॉन्स मतलब सलाइवेशन दैट ऑकर्ड इन रिस्पॉन्स टू द लाइट और बेल वाज सीआर। यानी कंडीशन रिस्पॉन्स वो था जो लाइट या फिर बेल के वजह से जो सलाइवा सीक्रेट होता है, ठीक है। जो सलाइवा नॉर्मली आता था खाने के बाद आता था, लेकिन अभी खाने से पहले, वो भी बिना खाने का। अभी खाना मेरे पास है नहीं, बस मैंने लाइट या फिर साउंड प्रोड्यूस किया है, फिर भी अभी सलाइवा सीक्रेट हो रहा है। दैट इज कंडीशनड रिस्पॉन्स। यू मस्ट रिमेंबर हियर दैट यूसीआर एंड सीआर आर सिमिलर। मतलब यूसीआर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स में भी क्या था? सलाइवेशन था। कंडीशन रिस्पॉन्स में भी क्या है कि सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे दोनों में सलाइवा सीक्रेट होता है, बट नॉट द सेम, दे आर नॉट सेम, क्योंकि एक है अनकंडीशन, कोई कंडीशन के बिना, और ये है कंडीशन। Pavlov noticed that the amount of salivation was less in response to the light or bell in comparison to the original salivation in response to the meat powder. लेकिन एक चीज उन्होंने नोटिस किया, सिर्फ लाइट और बेल देने से कम सलाइवा सीक्रेट होता है इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल सलाइवेशन इन मीट पाउडर। अब देखिए, नेचुरल सी बात है, अगर आपको मतलब मीट खाने दिया जाएगा, जितना आपका लाल टपकने वाला है या फिर सलाइवा सीक्रेट होगा, क्या वो सिर्फ और सिर्फ बेल से होगा? हाँ, ये हो सकता है कि आप सलाइवा सीक्रेट कर सकते हो, लेकिन नॉट द इक्वल अमाउंट दैट यू प्रोड्यूस ड्यूरिंग हैविंग योर मीट, ठीक है। खाते वक्त जितना सलाइवा आता है, सोचने वक्त उतना नहीं आता है। समझ रहे हो? ये पॉइंट समझ में आ गया? एक बार यस लिख दीजिए। जिन लोगों को नहीं आया तो फिर से बोलिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि पेवलोव ने देखा, जो सलाइवा ओरिजिनल मीट पाउडर से आ रहा है, जितना सलाइवा ओरिजिनल मीट पाउडर देने से आ रहा है, उतना सलाइवा सिर्फ लाइट और साउंड से नहीं आ रहा है। यानी अगर नेचुरल देते हो तो ज्यादा सलाइवा सीक्रेट होता है, अगर आप मतलब सिर्फ लाइट और बेल देते हो तो वो नेचुरली उतना सलाइवेट नहीं करता है जितना आप ओरिजिनली सलाइवेट वो करता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए, पिक्चर में क्लियरली लिखा है कि बिफोर कंडीशनिंग क्या था? फूड वाज अनकंडीशन स्टिमुलस। यहाँ पे सलाइवेशन आ रहा है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। बिफोर कंडीशनिंग बेल बजाते इसका कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं है? क्योंकि उसे लगा ये तो कुछ भी नहीं है, ये क्या है, क्यों बेल बजा रहे हैं? नो रिस्पॉन्स न्यूट्रल स्टिमुलस पर। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में मैंने क्या बेल दिया, खाना दिया, सलाइवेट हो रहा है। अब मैंने आफ्टर कंडीशनिंग में क्या कर दिया? बेल मतलब खाना नहीं दिया, बेल दिया। खाना नहीं है मेरे पास, सिर्फ बेल दिया, तो रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि फूड देते वक्त जितना सलाइवा सीक्रेट होता है, सिर्फ बेल देने से उससे कम सलाइवेट होता है, ठीक है। तो अगर मैं मान लीजिए ग्राम्स में कहूँ, तो मान लीजिए 10 ग्राम्स, अगर खाते वक्त मतलब जब मीट पाउडर दे रहे हो तो 10 ग्राम्स का सलाइवेट होता है, लेकिन अगर आप बेल देते हो तो वहीं 4 ग्राम का या फिर 6 ग्राम का सलाइवेट होता है। सो द सलाइवेशन ऑफ ओनली बेल और कंडीशन स्टिमुलस इज लेस देन द अनकंडीशन स्टिमुलस लाइक फूड। समझ आ रहे हैं? अब चलेंगे हम लोग प्रिंसिपल पर। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग के, उनमें से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज रीइंफोर्समेंट। एज यू नो, रीइंफोर्समेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? विच कंपेल्स और प्रोपेल्स टू कंप्लीट द टास्क और टू अकम्प्लिश द टास्क, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? शाबाश, बहुत अच्छे कर रहे हो, आगे बहुत आगे जाओगे। रीइंफोर्समेंट नेगेटिव में क्या है? अगर तुम ये नहीं करते हो तो फिर हम तुम्हारी शादी कर देंगे। तो जो भी हम कहते हैं, कल आओगे तो बहुत मार पड़ेगी घर पे, ठीक है, फाइन लगेगा अगर हेलमेट नहीं पहनोगे। दीज आर नेगेटिव रेइंफोर्समेंट विच इज यूज्ड फॉर ए गुड पर्पस। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्शन। बहुत दिनों के बाद अगर आप बहुत किस छोड़ दे, जैसे कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आपने 10th में पढ़ा, फिर आज तक नहीं पढ़ा होगा शायद। अगर ऐसा है तो जब आप अभी मैथमेटिक्स करोगे तो बहुत सारी चीजें आप अभी भूल गए हो, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गया आपके दिमाग से, थ्योरम्स वगैरह ये एक्सटिंक्ट हो गए। देन स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब है, आप बहुत दिन हुए पढ़े नहीं हो, इसका मतलब नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो अभी। यानी कि आप मैथमेटिक्स बहुत दिनों से सॉल्व नहीं किए हो, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गया आपके दिमाग से, बहुत सारी चीजें चले गए हैं, लेकिन रिकवर होने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्पॉन्टेनियसली वो याद आ जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने बचपन में पढ़ा था, हाँ सही है, याद आया याद आया। वैसे स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाता है। उसके बाद आता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन मतलब
अगर उसे मतलब एक प्रकार का सिचुएशन दिया जाएगा, जैसे कि बहुत बार मैंने ये एग्जांपल दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर दिया है, अगर आपको पता है इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी स्क्वायर है, प्लस है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो अगर मैं आपको 2 + 3 का स्क्वायर करके देता हूं, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो जो मैंने यहाँ पे लर्न किया है उसको मैंने जनरलाइज किया, उसको मैंने अप्लाई किया और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी स्टिमुलस जनरलाइजेशन। वैसे ही स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, अभी मैं दे दूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो यू विल डिस्क्रिमिनेट कि ये रूल वो नहीं है, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका फॉर्मूला वो नहीं है, या फिर a प्लस बी का क्यूब अगर दे दूं तो वो ये फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब है यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग दैट दिस इज नॉट द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग नाउ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इनमें से अलग है, तो वो आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग। जब कंडीशनिंग दिया जाता था तो अलग अलग प्रकार के कंडीशनिंग होते थे। एक होता था फॉरवर्ड कंडीशनिंग। फॉरवर्ड मतलब पहले बेल दिया जाएगा, शॉर्ट टाइम के बाद खाना दिया जाएगा, यानी कि बेल के बाद खाना मिलता था, इसलिए ये फॉरवर्ड है। बैकवर्ड उल्टा हो गया, पहले फूड दिया जाएगा फिर बेल दिया जाएगा, फूड दे दिया कुछ टाइम बाद हम बेल देंगे। उसके बाद आता है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, यानी बेल खाना दोनों एक साथ, बेल बजाते बजाते खाना मिल रहा है, बेल अभी बज रहा है और खाना भी दिया गया, यानी बेल बजा रहे हैं खाना दे रहे हैं, दोनों काम एक साथ होता है साइमल्टेनियस। उसके बाद आता है डिलेड कंडीशनिंग, बेल दे दिया बहुत टाइम बाद खाना मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम मैंने गैप कर दिया, बेल दे दिया बहुत टाइम बाद मैंने खाना दे दिया। ट्रेस कंडीशनिंग में बेल कुछ टाइम के बाद खाना, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ टाइम फिक्स किया जाएगा, माने कि मान लीजिए 2 मिनट्स, 1 मिनट, 1.5 मिनट्स के बाद खाना दे जाएगा, ये आप ट्रेस करोगे कि कितना टाइम बाद आप खाना दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो था क्लासिकल कंडीशनिंग, ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वहां पे था एसआर कंडीशनिंग, यहाँ पे होगा आरएस कंडीशनिंग, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बहुत सारे बिहेवियरिस्ट जैसे कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब आधारित है, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी, तो दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। दिया किसने थे, कि बीएफ स्किनर, ठीक है। It is a learning force which affects the desired response more frequently by providing a reinforcing stimulus immediately after the response proposed by B.F. Skinner। यहाँ पे एक चीज कहा गया है, रिजल्ट पे डिपेंड करता है आप कैसे बिहेव करोगे, ठीक है। मान लीजिए ये दुनिया तो ऐसा ही है, जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा होता है और जो बुरा करता है उसके साथ अच्छा होता है। मान लीजिए आप एक सज्जन हो, एक अच्छे इंसान हो, आप हमेशा दूसरों का अच्छा ही आप सोचते हो और कुछ अच्छा ही करते हो, लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड तो कभी नहीं मिला, लेकिन अच्छे करने के चक्कर में आपने जो भी अच्छा किया दूसरों के लिए, उन्होंने आपको ताना मारा और उन्होंने आपको बदनाम कर दिया, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, तो आपको क्या मिला कि मैंने अच्छा किया था, कॉन्सिक्वेंस में मुझे क्या मिला, कुछ ऐसा ही मिला। और वही आप क्या करोगे, जो आप अच्छा काम करते थे अब उसे छोड़ दोगे, क्यों, क्योंकि यू आर एक्टिंग अपॉन द कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला इसलिए आप उसको और रिपीट नहीं करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज दैट बिहेवियर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे कि अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको अगर अभी प्राइज मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिपीट द सेम, क्योंकि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर आप कुछ अच्छा भी करते हो फिर लोग आपको बुरा भला कहते हैं, तो आप उसको बंद ही कर दोगे, क्योंकि मुझे अच्छा, मैंने अच्छा किया था लेकिन मुझे बुरा कह रहे हैं। प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंसेज स्ट्रेंथन बिहेवियर वाइल अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस वीकन इट। और भी इजी कर दें तो अगर आप कुछ अच्छा डिबेट करते हो तो आपको प्राइज मिलता है, अगर आप किसी के घर पे चोरी करते हो तो मार पड़ती है। तो अगर आपको प्लेजरेबल मिल रहा है, यानी कि अगर आपको जो प्राइज मिला वो आपको प्लेजरेबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो फिर आप इसको आगे भी परफॉर्म करोगे। अगर आपको चोरी करने से लोग आपको मारने पीटने पे आ जाते हैं तो वो अनप्लीजेंट होता है, तो आप वो काम और रिपीट नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल स्किनर्स फेमस एक्सपेरिमेंट, पिजियन पेक्स द रेड बॉल एंड गेट्स फूड, बिकॉज फूड और रिइंफोर्समेंट द पिजन इज लाइकली टू पिक द सेम बॉल अगेन एंड अगेन। हम अभी देखेंगे वो बॉक्स जो स्किनर ने तैयार किया था, स्किनर बॉक्स, उसके अंदर जो कबूतर होता है जब वो यहाँ पे पेक करता है, तो पेक करने के कारण उसको क्या मिला, उसको क्या मिला, खाना मिला, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पैक करने के बाद यहाँ पे खाना मिल रहा है, अगर इसको खाना मिल रहा है तो वो बार बार इसी पे पैक करेगा, इसी पे अपना चोंच मारेगा, क्योंकि उसे खाना मिल रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे चोंच मारने से उसे इलेक्ट्रिसिटी
का शॉक मिलेगा तो क्या वो यहाँ पे पिक करेगा? नहीं करेगा। दिस थ्योरी इज कॉल्ड RS थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस, क्योंकि आप जो रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, उसके अनुसार आपको क्या इंसेंटिव या फिर स्टिमुलस मिल रहा है, उस पर डिपेंड करता है आप कैसा काम करोगे। रिस्पॉन्स करने के बाद अगर अच्छा स्टिमुलस मिल रहा है, आप इसको रिपीट करोगे, अगर बुरा मिल रहा है तो आप इसको बंद कर दोगे। इसे कंडीशनिंग थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। इट फोकसेस ऑन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ये पिक्चर भी आपको समझाया जाएगा। पहले हम मेजर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेंगे। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, द लर्निंग एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल स्टेप टास्क और रीइंफोर्स्ड वन बाय वन। एक एक स्टेप में इसको डिवाइड करा जाता है। ऑपरेंट, द रिस्पॉन्स, यहाँ पे ऑपरेंट कौन है? रिस्पॉन्स बिहेवियर है। और द एक्ट इज स्ट्रेंथेंड सो एज टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकरेंस इन द फ्यूचर। मतलब जो रिस्पॉन्ड करता है, अगर वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, अच्छा रिस्पॉन्ड शो करता है, अच्छा बिहेवियर शो करता है, तो इसको स्ट्रेंथन करा जाता है ताकि वो फ्यूचर में भी इसको रिपीट करें। अगर कुछ गलत करता है तो उसको पनिशमेंट जैसा मिलता है, उसको रिइंफोर्समेंट उस टाइप का मिलता है ताकि वो कभी फ्यूचर में उसको रिपीट ना करे। जैसे मैंने कहा, चोरी करना। ठीक। 3 एक्सटर्नल कंडीशन होते हैं। एक है इंफॉर्मेशन रीइंफोर्समेंट, कंटिग्यूटी एंड प्रैक्टिस। रीइंफोर्समेंट तो आपको पता है कैसे रीइंफोर्समेंट देना है। कंटिग्यूटी यानी कि यू हैव टू कंटिन्यूअसली प्रोवाइड इट। ऐसा नहीं है कि आज वो अच्छा कर रहा है, आज उसको हमने प्राइज दे दिया, कल परसों अब प्राइज हम नहीं देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे, तो फिर वो उसका कोई फायदा नहीं है, लर्निंग कुछ नहीं होने वाला। और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस करना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस थ्योरी रिलेट्स टू द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रीइंफोर्समेंट है। जैसे कि कोई बच्चा आपके क्लासरूम में अच्छा आंसर कर रहा है, तो आंसर करने के बाद आप उसको क्या कहते हो? वेरी गुड, ये कहते हो, तो उसमें वो उसको क्या मिलता है? और भी रीइंफोर्समेंट मिलता है। An organized learner is presented with a particular stimulus or reinforcement after it makes a response। ठीक। अब ये देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग में मैंने क्या कहा था कि थ्योरी में पहले तो रीइंफोर्समेंट, जो मैंने ऑलरेडी कह दिया है, उसके बाद पनिशमेंट जो आप देते हो, रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो बिहेवियर और भी अच्छा होगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो वो बिहेवियर बंद कर देगा, जैसे मैंने कहा चोरी। ठीक है, ये देखिए स्किनर बॉक्स, ये यहाँ पे जो रैट रखा गया है, और रैट का भी एक्सपेरिमेंट जिस पे करा गया है, वैसे ही पीजियन पर करा गया है। ठीक है, दोनों का सेम ही है। यहाँ पे एक लिवर लगा हुआ है, ये देखिए लाइट स्पीकर वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जब ये इसको प्रेस करता है तो ये फूड पैलेट से, जो डिस्पेंसर है, यहाँ से खाना आकर के उसे यहाँ पे खाना मिल जाएगा। ठीक है, ये फूड कप है, तो वो पहले उसको छोड़ दिया जाता है भूखा, तो वो क्या करता है? इधर उधर घूमता है, फाइनली इसको वो जब प्रेस करेगा तो उसको यहाँ पे खाना मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम छोड़ोगे तो वो कुछ टाइम के बाद फिर से इसे प्रेस करेगा, और नेक्स्ट टाइम जब छोड़ोगे तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा और इसको प्रेस करके अपना खाना ले लेगा, क्योंकि उसे मिला कि अगर यहाँ पे मुझे प्रेस करने से खाना मिल रहा है तो वो उसी को प्रेस करेगा। अब आते हैं शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट कब देना चाहिए? तो यहाँ पे भी बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, टाइमिंग्स हैं। जैसे कि फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। एक है कॉन्टिन्यूसली आप रीइंफोर्समेंट करोगे फॉर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स। जैसे कि हर एक रिस्पॉन्स के साथ आप उसको चॉकलेट देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जितना भी आंसर करोगे, मैं उतना आपको चॉकलेट दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करोगे, चॉकलेट। दूसरे क्वेश्चन का, चॉकलेट। जितना आप रिस्पॉन्ड करोगे, मैं आपको चॉकलेट दे रहा हूँ, रीइंफोर्स कर रहा हूँ, दैट इज कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। उसके बाद आता है फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। यानी कि हमें अभी फिक्स कर देना है इंटरवल कि हर 5 क्वेश्चन, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 5 क्वेश्चन, हर 5 रिस्पॉन्स, करेक्ट रिस्पॉन्स के बाद, मतलब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, आपने सही किया, जितना मतलब हर 5 सही रिस्पॉन्स पर, चाहे मैं 10 पूछूं या 20 पूछूं, उनमें से जब आपका 5 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तो मैं आपको रीइंफोर्समेंट दूंगा, एक एक प्राइज दूंगा, जब आप अपना 5 सही क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड कर दो। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। यहाँ पे रेशियो क्या हो गया कि आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, एग्जाम्पल 8, मतलब कि 8 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसके बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। कि ऐसे भी हो सकता है कि 8 क्वेश्चन में से आप 8 के 8 सही भी दे दो या फिर 8 के 8 गलत भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 8 के बाद ही आपको रीइंफोर्समेंट दूंगा। वहां पे क्या था? फिक्स्ड इंटरवल में क्या था कि आपको करेक्ट करना पड़ेगा, 5 सही आंसर के बाद ही आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 8 रिस्पॉन्स के बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, नो मैटर कि आपने सही कितना किया, गलत कितना किया। उसके बाद आता है वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। यहाँ पे इरेगुलर भी होता है, स्पॉन्टेनियस, मतलब वेरिएबल मतलब कितने रिस्पॉन्स के बाद दोगे उसका कोई अता पता नहीं होता है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा शेड्यूल सबसे आपको बेस्ट लग रहा है, या फिर कौन सा शेड्यूल सबसे बढ़िया होता है, बताइएगा आप जरूर। ये देखिए डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में सब्जेक्ट लर्न्स बिहेवियर बाय एसोसिएटिंग विद कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब
अगर ये रिंग वो जंप कर जाता है, ये डॉग, तो उसको यहाँ पे खाना मिलेगा। वो पता है उसे, इसलिए वो जंप करा, उसके बाद उसको खाना मिल रहा है, फिर से जंप करेगा, फिर से खाना मिलेगा। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग में सब्जेक्ट लर्न्स टू एसोसिएट टू अनरिलेटेड स्टिमुली विथ ईच अदर। वो यहाँ पे बैठ के बस सोच रहा है, अच्छा बेल बजा तो अभी मुझे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो बेल बजा तो उसे लगा कि खाना मिलेगा। ठीक है, तो वो कंडीशनिंग अपने ये दिमाग पे है, ये सोच रहा है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। दोनों प्रकार के आंसर्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि वेरिएबल अच्छा है, कोई कह रहा है कि फिक्स्ड इंटरवल अच्छा है। ठीक है, देखिए, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। फिक्स्ड इंटरवल हमेशा के लिए अच्छा होता है। ठीक है, हाँ, बहुत जगहों पे फिक्स्ड रेशियो भी अच्छा होता है। कोई कोई यूज करता है कि फिक्स रेशियो अच्छा होता है, कोई की यूज करता है कि वेरिएबल अच्छा है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हर जगह पे एप्लीकेबल इसलिए होता है क्योंकि आप अपने हिसाब से वेरी करोगे। ठीक है, आप स्टूडेंट के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसके बाद आता है एल्बर्ट बंदूरास ऑब्जर्वेशनल और सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, अल्बर्ट बंदूरा was born on 4th December 1925, Canadian born American है ये। President of he was the president of American Psychological Association APA in 1974. He propagated observational learning, social learning, intrinsic learning, etc. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है, देखिए, एक चीज होता है जो हम देखते हैं वही हम एक्ट करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी हु अप्रिशिएट द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन, अभी एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो दे अप्रिशिएटेड द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन इन लर्निंग आर टर्म्ड एज सोशल साइकोलॉजिस्ट, एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग दे प्रोपागेट इज नोन एज सोशल लर्निंग थ्योरी। बेसिकली इनका कहना है सोसाइटी इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लर्निंग। आप जो भी आज सीखे हो वो दूसरों को देख करके सीखा हुआ है। मतलब हम अपने मम्मी पापा को देखा है कि वो मंदिर के सामने जब हाथ जोड़ते हैं तो हम भी उनके साथ जोड़ते हैं। हम देखते हैं वो दूसरों को जब प्रणाम करते हैं तो हम भी प्रणाम करते हैं। हम देखते हैं वो सुबह नहाते हैं, धोते हैं, अपना ब्रश करते हैं, तो हम भी उसी को देख के सीखे हैं। यानी कि वट एवर वी हैव लर्न आर द ऑफरिंग्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने ऑब्जर्वेशन से दिखा है। ठीक है, अभी मैंने कहा ना कि कौन सा बेस्ट है, सिचुएशनल है ये। सिचुएशनल बेसिकली आप अगर फिक्स्ड इंटरवल रखते हो, फिक्स्ड इंटरवल अगर देखा जाए तो इस थ्योरी के हिसाब से फिक्स्ड इंटरवल इज बेस्ट। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि हर एक साइकोलॉजिस्ट जो है दे थिंक डिफरेंटली सिचुएशन के हिसाब से। अब मैं कह दूंगा कि क्लास 2 के लिए फिक्स्ड इंटरवल क्या सही रह सकता है क्या, वहां पे वेरिएबल लगेगा। तो जो क्लास 2 के लिए होगा वो +2 और ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए नहीं होगा। दैट इज वाई इट इज सिचुएशनल, बट मोस्ट प्रिफरेबली आप फिक्स्ड इंटरवल वाला चूज करते हो। ठीक है, okay, so whatever we have learned from the society, whatever we are observed from the society, we are trying to replicate or we are trying to learn from the situations। तो हमने जो भी ऑब्जर्व किया हम उसी को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। जैसे कि बहुत सारे मतलब आपके सोसाइटी में जो भी हो रहा है, चारों तरफ जो भी हो रहा है, आप उसी को देख करके आप वो सीखने की कोशिश करते हो। जैसे कि अभी सभी के पास मतलब लाइफस्टाइल मेंटेन करने लायक चीजें सभी के पास है। क्यों, क्योंकि कोई दूसरा जो भी खरीद रहा है हमें भी वही चाहिए। कोई कार खरीद रहा है हमें कार चाहिए, कोई बुलेट खरीद रहा है हमें बुलेट चाहिए, कोई आईफोन खरीद रहा है हमें भी आईफोन चाहिए, कोई जीन्स पहन रहा है हमें भी वो चाहिए, कोई मोमो खा रहा है हमें भी चाहिए। यानी कि हम ऑब्जर्व करके सीख जाते हैं और इसी को कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। ऑब्जर्वेशनल और विकैरियस लर्निंग रादर देन डायरेक्ट लर्निंग इज द बेस ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसी से हम सीखते हैं। दे बिलीव दैट मोस्ट ऑफ आवर लर्निंग आर थ्रू सिंपली वॉचिंग एंड लिसनिंग टू अदर पीपल। जिस देखिए, एक चीज आप सोचिए, आपके घर पे यानी कि आपके मम्मी पापा, आप जिस लैंग्वेज पे बात करते हो, आपका लैंग्वेज कोई सा भी हो, वो आपने कैसे सीखा। जो आपका मदर टंग है, जो आपका आपने अपने घर से सीखा हुआ है, वो लैंग्वेज आपने कैसे सीखा। मतलब आपके पास कोई किताब नहीं था, आपके पास कोई सिखाने वाला नहीं था, तो आपने सीखा कैसे। आप कहोगे सर जस्ट वॉचिंग एंड लिसनिंग टू माई सराउंडिंग। तो आपने कैसे सीखा, बाय वॉचिंग बाय लिसनिंग, यानी थ्रू ऑब्जर्वेशन, एंड दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। द पर्सन और द चाइल्ड हु ऑब्जर्व अदर्स ट्राइज टू इमिटेट व्हाट ही और शी हैज ऑब्जर्व। तो हम एक बच्चा जो भी ऑब्जर्व करता है, दूसरा पर्सन जो भी करता है उसको देख के वो इमिटेट करने की कोशिश करता है। द पर्सन whose behavior whose behavior the child is observing or imitating is known as model।
एंड द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज कॉल्ड मॉडलिंग। ठीक है, तो यहां पे कहा जा रहा है कि जो बच्चा जिससे सीख रहा है वो क्या है, वो मॉडल है, और जैसे सीख रहा है उसको कहते हैं मॉडलिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बहुत सारे प्रकार के हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव मॉडल। टीचर और मॉडल एक्चुअली एक्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब जैसे वो टीचर को मान लेते हैं अपना मॉडल, तो टीचर जैसे भी पढ़ा रहा है उसके सामने पढ़ा रहा है, लाइव पढ़ा रहा है, इसलिए उसको लाइव मॉडल कहा जाएगा। उसके बाद वर्बल इंस्ट्रक्शनल मॉडल, टीचर और मॉडल गिव्स वर्बल इंस्ट्रक्शन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्ट टू बी फॉलोड। यानी कि मैं आपको बोलूंगा कि ये कीजिए, वो कीजिए, यहाँ पे जाइए, वहां पे बैठिए, मैं आपको कमांड कर रहा हूँ, वहां पे मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे करना है, तो वर्बल इंस्ट्रक्शन हो गया। देन आता है सिंबॉलिक मॉडल। इट इन्वॉल्व्स फिक्शनल और इमेजिनरी पर्सन्स और कैरेक्टर्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट रोल एंड बिहेवियर इन बुक, नॉवेल, फिल्म, जैसे कि हैमलेट हो गया, या फिर जैसे कि आपने पद्मावत मूवी देखा, वहां पे हम किसी को कैरेक्टराइज करने के लिए सिंबल का यूज कर रहे हैं, चाहे वो इमेजिनरी पर्सन हो सकता है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसपे हम लोग ऑब्जर्व, मतलब जैसे फिल्म वगैरह दिखाया जाता है, जैसे एनिमेशन वगैरह दिखाया जाता है कि वर्ल्ड वॉर ऐसे हुआ था, ऐसे एनिमेशन दिखा रहा है, क्या सच में हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऑब्जर्वेशन क्या करते हो आप, वहां पे वीडियो पे देखते हो, अच्छा ऐसे हुआ था वर्ल्ड वॉर। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम लोग प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जो आप ऑब्जर्व करते हो कैसे करते हो, फर्स्ट यू गिव अटेंशन। ठीक है, पहले जो भी चीज आप सीखते हो देख के सीख जाते हो ना, कि मम्मी पापा जैसे कर रहे हैं आप वैसे ही कर रहे हो, तो पहले आप अटेंशन देते हो उस चीज को, देन यू रिटेन इन योर माइंड, आप रिटेन करते हो, देन मोटर प्रोडक्शन, फिर आप खुद प्रैक्टिस करते हो, देन मोटिवेशन, मोटिवेशन टू एक्ट अगेन। उसके बाद आते हैं ब्लूम्स मास्टरी लर्निंग थ्योरी। बेंजामिन ब्लूम के बारे में किनको नहीं पता है, ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है वो बहुत ही फेमस है। बेंजामिन एस ब्लूम एंड जॉन बी कैरल, इन दोनों ने मिलकर के इस थ्योरी को दिया है। दिस इज एन अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंस्ट्रक्शन। ऑर्गेनाइजिंग इंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे मान लीजिए इंस्ट्रक्शन मतलब टीचिंग, ठीक है, पहले टीचिंग कहा जाता था, अभी हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जैसे बच्चे को इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस टीचिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी स्टेप बाय स्टेप हायरार्की में रखने के लिए, एक अच्छे से इसको प्रेजेंट करने के लिए हम ये मॉडल को डेवलप किए हैं, मतलब ये डेवलप किया गया था। इट हेल्प्स इन अटेनिंग और सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन स्कूल सब्जेक्ट। स्कूल सब्जेक्ट में कैसे बच्चे अच्छे कर सकते हैं, इसलिए ये मॉडल तैयार किया गया था। एलिमेंट्री ऑफ मास्टरी लर्निंग, तो मास्टरी लर्निंग का जो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका एलिमेंट क्या है, प्री असेसमेंट, पहले तो आप असेसमेंट करा जाएगा, देन ग्रुप बेस्ड इनिशियल इंस्ट्रक्शन, फिर आप ग्रुप में सभी को पढ़ाओगे, इंस्ट्रक्ट करोगे, देन आप जैसे रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसे कि ड्यूरिंग द एक्टिविटी आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हो, टेस्ट लेते हो, वैसे टेस्ट लोगे। उसके बाद आपने टेस्ट किया, देखा कुछ गलती रह गया है बच्चों का, या कुछ डाउट रह गया, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे, फिर से उसको करेक्ट करके पढ़ाओगे, करेक्टिव इंस्ट्रक्शन या फिर रीटीच। आप फिर से जो गलती जहां पे हुआ है उसको फिर से पढ़ाओगे कि नहीं ये आपने गलत किया है, तो इसको कैसे सही करेंगे, वो आप पढ़ाओगे। उसके बाद फिर से एक टेस्ट लोगे, पैरेलल फॉर्मेटिव असेसमेंट रिपीट, यानी रिपीट द एग्जामिनेशन। फाइनली आप देखोगे क्या चेंज हुआ है और इसको कैसे और भी आगे बढ़ाना है, दैट इज वाई यू कंडक्ट सम एनरिचमेंट एक्टिविटीज। क्लियर। स्टेजेस ऑफ मास्टरी लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एक हायरार्की में है, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट इज डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी, पहले आप देखोगे लर्निंग डिफिकल्टी कहाँ पे है, देन कॉम्पेंसेटरी प्रोग्राम यूनिट, फिर आप प्रोग्राम करोगे कि इसको कैसे लर्निंग डिफिकल्टी हटाना है, देन प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, फिर आप ऑब्जेक्टिव तैयार करोगे कि इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफिकल्टी को हटाने के लिए मेरा क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। नेक्स्ट इज टीचर इंस्ट्रक्शन, आप यहाँ पे पढ़ाओगे, इंस्ट्रक्ट करोगे। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन रिव्यू एंड एक्सरसाइज, यहाँ पे पढ़ाने के बाद जैसे आप लोग पढ़ाते वक्त टीएलएम यूज करते हो, क्यों, क्योंकि आप चाहते हो आप जो पढ़ा रहे हो उसको और भी बेहतर समझा जा सके। अभी पीपीटी में पढ़ा रहे हैं, एनिमेशन में पढ़ा रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड से पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हो आप लोग, क्योंकि आप चाहते हो आप जो पढ़ा रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उसको और भी बेहतर करने के लिए कुछ सप्लीमेंट मिल जाए, कुछ एडिशनल चीजें मिल जाए, कुछ एडिशनल नॉलेज उन्हें मिल जाए। सो यू प्रोवाइड सप्लीमेंटरी इंस्ट्रक्शन रिव्यू एंड एक्सरसाइज, देन इज फॉर्मेटिव टेस्ट, उसके बाद आप टेस्ट लेते हो, देन अगेन प्रोग्राम करते हो उसके बारे में, देन अगेन आप एनरिचमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हो, देन कोऑपरेटिव स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी या फिर स्टडी आप करा सकते हो, और फाइनली आप लोग समेटिव टेस्ट और फाइनल टेस्ट कराते हो। क्लियर है। अब हम लोग ब्लूम के टैक्सोनॉमी पे चलेंगे, जो कि आपको पता है 1956 में ओरिजिनली उन्होंने दिया था, इसको फिर से 2001 में रिवाइज करा गया। अब ये जो है ना अब देखिए, ये नाउन के फॉर्म में था, ठीक है, नाउन के फॉर्म में था, अब इसको वर्ब के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले था, मतलब हम नीचे से ही हमेशा चलेंगे, ये सबसे बेस है,
सबसे लो लेवल है नॉलेज, सिर्फ नॉलेज, मतलब जो कि सिर्फ आप जैसे याद करते हो 1947 किसी डेट को याद करना, याद करने लायक चीजें जो होता है वो है नॉलेज। देन इज कॉम्प्रीहेंशन, जब आप समझने की कोशिश करोगे, कॉम्प्रीहेंशन। देन अप्लाई, एप्लीकेशन, यानी आप जैसे अप्लाई करोगे किसी सिचुएशन पर। देन एनालिसिस, एनालिसिस क्या होता है, एक प्रॉब्लम को समझने के लिए इसे हर पार्ट से डिवाइड कर देना, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, ये होता है एनालिसिस। उसका उल्टा होता है सिंथेसिस, किसी चीज को समझने के लिए हर एक एस्पेक्ट को इकट्ठा करके एज अ होल आप समझोगे, दैट इज सिंथेसिस। और फाइनली आप क्या करते थे, इवेल्युएट करते थे। अब वर्ब के फॉर्म में आ गया तो क्या हो गया, नॉलेज हो गया रिमेंबर, याद करना, कॉम्प्रिहेंशन हो गया अंडरस्टैंड, समझना, एप्लीकेशन हो गया अप्लाई करना, एनालिसिस हो गया एनालाइज करना। अब यहाँ पे दो स्टेजेस जो थे, सिंथेसिस था, इससे यहाँ पे हटा दिया गया है, और जो इवैल्यूएशन था वो नीचे आ गया। अभी देखिए इवैल्यूएट करना, और जो यहाँ पे एक टॉप मोस्ट पे ऐड करा गया, दैट इज क्रिएट, टू क्रिएट समथिंग न्यू। ने जो याद, मतलब पहले आपने कुछ सीखा तो आप इसको याद करोगे, फिर समझने की कोशिश करोगे, इसे अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करोगे, फिर आप एनालाइज करोगे, देन आप फाइनली इवेल्युएट करोगे। जब आप ये सब कुछ सीख लोगे तो आप कुछ नया क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलेंगे ज्ञानेस हायरार्की ऑफ लर्निंग, रॉबर्ट ज्ञानी, ठीक है, बहुत ही फेमस है। तो रॉबर्ट मिल्स ज्ञानी, जो कि एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, बेस्ट नोन फॉर हिज बुक कंडीशंस ऑफ लर्निंग, उनका किताब है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। 1965 में ये किताब इन्होंने लिखा था। उन्होंने इस किताब में एक्सप्लेन किया है द एनालिसिस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड हाउ दिस डिफरेंट क्लासेस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रिलेट टू द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। यानी इन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को एनालाइज किया है, और इन्होंने कहा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स है उससे कैसे हम लोग अप्रोप्रिएटली एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बना सकते हैं, उसे कैसे अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फॉलो करा जाता है हर एक टीचर के द्वारा। कैसे, देखिए, ये जो लेवल है, ये जो स्ट्रक्चर है ऑफ लर्निंग, ये आपको सिखाता है एक टीचर क्लासरूम में कैसे पढ़ाएगा, या फिर एक टीचर अपने क्लासरूम में कैसे जाएगा, या फिर कैसे एक्ट करेगा। सबसे पहले देखिए सिग्नल लर्निंग, ठीक है। सिग्नल लर्निंग मतलब आप कैसे भी, मतलब आप साइन लैंग्वेज आइकॉन किसी से भी आप सीखते हो, ठीक है, सिग्नल लर्निंग। उसके बाद होता है स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, स्टिमुलस दिया जाता है फिर आप रिस्पॉन्ड करते हो, तो एसआर लर्निंग हो जाता है। फिर चेनिंग, आप एक एक चीज को जोड़ते हो, 1 2 3 ऐसे करके जोड़ते जोड़ते आप चलते हो। वर्बल एसोसिएशन, जो आपने यहाँ पे चेनिंग किया है इसमें आप वर्ड्स ऐड करोगे। जैसे कि आपने कोई सा भी ये पिक्चर देखा होगा, मान लीजिए ये पिक्चर हमने देखा है, लेकिन हमें नहीं पता इसको कहा किया जाता है, फिर हम कहेंगे दिस इज ह्यूमन, मतलब आपने जो देखा है ऑब्जेक्ट, उसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज वर्बल एसोसिएशन। देन मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेट, मतलब ह्यूमन के अंदर भी मैन, वुमेन, ठीक है, जो भी आते हैं कैटेगरीज, वो आप डिस्क्रिमिनेट करते हो। देन कॉन्सेप्ट लर्निंग, यू लर्न द कॉन्सेप्ट, इसके बारे में आप कॉन्सेप्ट लर्न करते हो। देन रूल लर्निंग, जैसे कि आपने पहले साइकोलॉजी सीखा, उसके बाद उसके प्रिंसिपल और थ्योरीज को सीखा, वैसे ही रूल सीखोगे, और फाइनली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और जो मैंने कहा था, जब क्लासरूम में हम एक टीचर जाते हैं तो उसके वो उसको क्या करना चाहिए, व्हाट दे डू, व्हाट दे शुड एक्ट, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए। हर एक टीचर क्लासरूम में जाते ही, या फिर क्लासरूम में उसका क्या रोल होता है, वो कैसे क्लासरूम में पढ़ाता है या फिर एक टीचर अपना क्लास कैसे पढ़ाएगा, ये उसका फॉर्मूला है। सबसे पहले गेनिंग अटेंशन, जब एक टीचर क्लास में जाता है तो सबका अटेंशन उसे सीख करना है कि सभी स्टूडेंट उसको अटेंशन दे रहे हैं, यानी रिसेप्शन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी एक्सपेक्टेंसी, यानी आप उन्हें अनाउंस करोगे कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस एंड दिस, ठीक है। उसके बाद स्टिमुलेटिंग और रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, पहले जो सीखा हुआ है, रिट्राइवल ऑफ प्रीवियस नॉलेज, जिसे हम कहते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, ठीक है। यानी पहले आप बताओ कि आज हम पढ़ने वाले हैं, मान लीजिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, तो इसके बारे में आपको पहले से क्या पता है वो आप बताओ। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ करिकुलर, आई मीन स्टिमुलस, आप उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करो। सिलेक्टिव परसेप्शन, यानी कि आप जो पढ़ाने वाले हो उसका कंटेंट डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज पढ़ाने वाला हूँ ग्रामर, तो ग्रामर का मैंने जो भी टीएलएम बनाया है, जो भी मैंने चार्ट पेपर बनाया है, जो भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको मुझे प्रेजेंट करना है, स्टिमुलस देना है।
देन प्रोवाइडिंग प्रॉपर लर्निंग गाइडेंस और सेमेंटिक कोडिंग, आप उन्हें गाइड करोगे जहां पे भी उसको समझ नहीं आएगा कि सर ये मुझे ग्रामर थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा बता दीजिए, तो वहां पे आप गाइड करोगे। देन एलिसिटिंग परफॉर्मेंस, आपने बता दिया, अब उनको छोड़ दीजिए, वो अपना काम खुद करेंगे। यू शुड एलिसिट परफॉर्मेंस, कि आप एक क्वेश्चन दे दो कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाओ, दे विल रिस्पॉन्ड। देन प्रोवाइडिंग फीडबैक, अगर सही कर रहा है तो भी फीडबैक, अगर गलत कर रहा है तो भी फीडबैक, यानी री प्रोवाइड करते हो। और फाइनली आप क्या करते हो, असेस करते हो उसका परफॉर्मेंस, दैट इज रिट्राइवल अगेन। एंड ये असेस करने के बाद आपको लगा कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, कि उसको और क्या इंप्रूव करना चाहिए, इसलिए आप फाइनल स्टेज पर एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, यानी जनरलाइज कर देते हो कि अगर आपने सही किया है तो इसको आगे कैसे ट्रांसफर करोगे, अगर नहीं कर पाया हो तो कैसे सही करोगे, और कैसे रिटेन करोगे अपने दिमाग में, वो आप सिखाते हो। क्लियर? सबको क्लियर है? एमसीक्यू पर चलें, एक बार यस लिख दीजिए। ओके गुड। चलिए यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम लर्निंग इज अ गिफ्ट ऑफ विच स्कूल ऑफ फिलोसफी? प्रोग्राम्ड लर्निंग या फिर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन किस स्कूल्स ऑफ फिलोसफी से आए हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, इंसाइटफुल लर्निंग, कहाँ से आया बताइए? वेरी गुड। जीता, रीना, प्रियंका, संगीता, देवेंद्र, ईशानी, सेनापति, ओके, पीएस, सुचिस्मिता, जयप्रभा, राजश्री, वैजयंतीमाला, बहुत अच्छे। सो द आंसर इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में मैंने क्या कहा था, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, ठीक है, और प्रोग्राम लर्निंग भी कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? ह्यूमनिज्म के फादर कौन है? नेसर, जॉन पियाजे, अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर्स। देखिए यहाँ पे दो प्रकार के आंसर्स आ रहे हैं, कोई कोई सी भी कह रहे हैं, कोई कोई डी भी कह रहे हैं। चलिए, आंसर इज कार्ल रोजर्स। अब्राहम मास्लो इज वन ऑफ द पायोनियर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब्राहम मास्लो इज नॉट द राइट आंसर, कार्ल रोजर्स इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गॉटन नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी में किनको नोबेल प्राइज मिला है? जॉन पियाजे, इवान पावलोव, लेव वाइगोट्स्की, बीएफ स्किनर। बहुत अच्छे, जीता, सेनापति, संगीता, ईशानी, रीना, प्रियंका, पीएस, सुचिस्मिता। ईशानी बहुत अच्छे, 1904 में मिला है, इवन पैवलोव को डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर वो काम कर रहे थे डॉग पे, इसलिए मिला, ठीक है, वेरी गुड। वैजयंतीमाला, राजश्री, जयप्रभा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4, विच रीइंफोर्समेंट इज कंसिडर्ड एज बेस्ट फॉर लर्निंग? लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन पूछा गया था और आंसर सभी ने मुझे पूछा भी था, तो मैंने कहा था इट इज सिचुएशन बेस्ड, बट इन लर्निंग, इफ वी टॉक अबाउट लर्निंग, फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट इज द बेस्ट यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया लर्निंग के लिए, व्हेन द लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस, जब लर्निंग कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो फिक्स्ड रेशियो जो होता है वो बेस्ट होता है लर्निंग के लिए, क्योंकि आपने रेशियो फिक्स कर दिया कि आप 8 क्वेश्चन के बाद सही करोगे, 8 क्वेश्चन के बाद आपको एक एक, मान लीजिए रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा, मान लीजिए गिफ्ट दिया जाएगा या फिर कोई प्रमोशन मिलेगा आपको, 8 साल के बाद प्रमोशन मिलेगा, तो यू विल वर्क फॉर इट, ठीक है, यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव अगेन। आप ये 8 साल के अंदर हो सकता है कि आप कोई अच्छा काम कर लो, वैसे ये 8 रिस्पॉन्स में आप कोशिश करो कि 8 के 8 आप सही करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, an act of a person when he or she recapitulates or reminds the previous learning suddenly is called? जब कोई इंसान अपने पुराने चीजों को, प्रीवियस लर्निंग को सडनली रिकैपिचुलेट या फिर रिकॉल कर सकता है, इसको क्या कहते हैं? स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, रीइंफोर्समेंट, स्पॉन्टेनियस रिकवर। ओके, ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर ए आ चुका है, सो ओके, नो नो नो, अच्छा डी, डी, यस, सभी ने आंसर डी किया है, सो यस, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, क्योंकि आप सडनली उसे याद कर लेते हो जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी व्हिच इज द हाईएस्ट लर्निंग आउटकम? रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 वाला नहीं पूछा जा रहा है, रिवाइज जो करा गया है उसके अनुसार हाईएस्ट लर्निंग आउटकम क्या है? इवैल्यूएशन, क्रिएशन, रिमेंबरिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग।
आपको पता है कि जो पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 में था वो नाउन के फॉर्म में था, 2001 में जो आया था वो आपके वर्ब के फॉर्म में है, और हाईएस्ट जो लर्निंग है वो कौन सा है? वेरी गुड, कीप आंसरिंग। सभी का आंसर बी आ रहा है, सो इट इज क्रिएशन, कुछ क्रिएट करेंगे। और उससे पहले कौन सा है? इवैल्यूएशन, ठीक है। कौन सा मतलब अभी रिपीट नहीं हुआ है? वो सिंथेसिस था जो अभी नहीं है, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। एनहांसमेंट ऑफ रिटेंशन एंड ट्रांसफर रिजल्ट्स इन, रिटेंशन और ट्रांसफर होगा तो कौन सा चीज रिजल्ट करेगा? जनरलाइजेशन, रिट्रीवल, reinforcement, semantic coding. Enhancement of retention and transfer results in generalization, retrieval, reinforcement, semantic coding. यहाँ पे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। Let us check the right answer then. Yes, it is A, not B. So, enhancement of retention कौन सा होता है? जनरलाइजेशन। अब देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। जब आप कोई चीज को याद कर लेते हो, रिटेन कर देते हो और इसे ट्रांसफर करते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा a+b का स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया है, तो जब मैं यहाँ पे लिखूं 3+8 का स्क्वायर लिख दूं तो आपने रिटेन कर दिया था, आप सीखा है उसको यहाँ पे आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे क्या किया? जनरलाइज किया, ठीक है। पे सीखा, रिटेन करा था, इसको अभी आप ट्रांसफर कर रहे हो, यानी जो आपने यहाँ पे सीखा था इसको यहाँ पे अभी ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज जनरलाइजेशन। समझ में आया? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एट विच लेवल ऑफ मास्टरी लर्निंग डज द रिपीट असेसमेंट इज डन? मास्टरी लर्निंग के हिसाब से कौन से स्टेज पर हम असेसमेंट रिपीट करते हैं? पहले तो असेसमेंट होता है टेस्ट, फिर से रिपीट कहां पे करते हैं? ग्रुप बेस्ड इनिशियल इंस्ट्रक्शन, करेक्टिव इंस्ट्रक्शन, रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट, पैरेलल फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए फिर से बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप लोगों को इतना कंफ्यूजन क्यों होता है। अभी मैंने क्लास में अभी पढ़ा है, तो अभी के अभी आपको इतना कंफ्यूजन हो रहा है, सभी का अलग अलग आंसर्स आ रहा है। देखिए कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है सी, कोई ठीक है, बट द राइट आंसर इज डी, पैरेलल फॉर्मेटिव असेसमेंट। समझ रहे हो? पैरेलल फॉर्मेटिव असेसमेंट, रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट। याद रखिए। जब हम पहले टेस्ट करते थे, फर्स्ट टेस्ट, जब आप फर्स्ट टेस्ट करते थे उसको कहते थे रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। करेक्टिव इंस्ट्रक्शन मतलब टीचिंग होता है, असेसमेंट नहीं होता है, मतलब रीटीच, जिसको हम कहते हैं रीटीच, ठीक है। अब पैरेलल फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब जब सेकंड टाइम आप टेस्ट करते हो उसको कहते हैं पैरेलल फॉर्मेटिव टेस्ट। उसके बाद आते हैं हु रोट द बुक कंडीशन ऑफ लर्निंग? इमैनुअल कैंट, अल्बर्ट बंदूरा, रॉबर्ट ज्ञाने, बेंजामिन एस ब्लूम। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। वेरी गुड, तो सभी का आंसर बिल्कुल सही है। रॉबर्ट ज्ञाने ने कब लिखा था? यस, कब लिखा था ये बुक? फटाफट से बताइए कब लिखा गया था। वेरी गुड, PS जीता 1965 में लिखा गया था। वेरी गुड रीना। क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सीक्वेंस आपको सजाना है। इस ओके, वेरी गुड। तो सभी का आंसर बी आ चुका है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। ठीक है, पहले आप अटेंशन दोगे, देन आप रिटेन करोगे, देन रिप्रोड्यूस करोगे, देन यू विल बी मोटिवेटेड। ठीक है, so this is all about the questions. Thank you all. If you have any queries, you may ask now.